आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स पाठ एक अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो पहला लेक्चर जो है वो हमारा अपलोड हो चुका है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब आज हम लोग बात करेंगे यहाँ अर्थव्यवस्था का विकास टॉपिक से। अर्थव्यवस्था का क्या विकास? तो अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। आपको इस चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के पढ़ाई जो होता है वो मिलेगा। क्लास 10th का आप अगर बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं प्रत्येक विषय का, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था के विकास का एक क्या है, लंबा इतिहास है। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। जिस प्रकार से पौधे का जो धीरे धीरे विकास होता है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का भी विकास क्या है कि एक क्रम में धीरे धीरे से होता है। जिस तरह एक पौधे का क्रमशः विकास होते जाता है और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं ना। अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश भारत के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना होगा ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है ना। भारतीय जो अर्थव्यवस्था के विकास की जो स्थिति है ना, किसी एक समय में चमत्कार होने से नहीं बना है ना, इसका एक अपना ही इतिहास है। आइए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित दो स्थितियों का विवेचन करेंगे जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रियाएं हैं ना। दो स्थिति, कौन कौन स्थिति है? तो पहला क्या है, आर्थिक विकास, और दूसरा है मौद्रिक विकास। पहला क्या है, आर्थिक विकास, और दूसरा क्या है, मौद्रिक विकास। ठीक है, तो पहले के बारे में हम लोग जानते हैं आर्थिक विकास। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन ना के द्वारा संपन्न होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग ना आर्थिक नियोजन के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास क्या है ना। आर्थिक विकास जो है वो आखिर है क्या? तो देखिए, ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है ना। आर्थिक विकास की परिभाषा के लेकर क्या है, अर्थशास्त्रियों में काफी मतभेद है। इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। आर्थिक विकास का जो है कोई एक परिभाषा जो सर्वमान्य है वो नहीं दिया जा सकता है। फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को जान ले ना। प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है ना। तो प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार क्या है, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति मतलब काम करने वाले की शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच का क्या है, संबंध है। आगे देखते हैं इसका। तो देखिए, आप समावेशी विकास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। समावेशी विकास ना आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है ना। मतलब आर्थिक विकास की जिस पद्धति प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का ना, चाहे वो गरीब हो अमीर हो किसी भी जाति का हो, सभी वर्गों का क्या होता है, जीवन स्तर जो है ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे। और समाज का जो कोई भी वर्ग कौन चीज से, लाभ से अछूता, मतलब कि ऐसा कोई भी वर्ग न रहे जिसको कि लाभ प्राप्त न हुआ हो रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है ना। तो आर्थिक विकास जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता न रहे ना, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। अच्छा, प्रोफेसर मेयर एवं
बाल्डविन के ने क्या बताया था? ने बताया है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है ना, मेयर और बाल्डविन के द्वारा क्या दिया गया आर्थिक विकास का परिभाषा, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है ना, दीर्घकाल में बहुत लंबे समय में। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होते हैं। इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं ना। इसके चलते क्या है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी बदलती है तथा आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। अगर मुख्य रूप से माने तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के जो भी क्षेत्र है तो सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ता है ना, विकास की जो प्रक्रिया है उसको गति देना पड़ता है, गतिशील करना पड़ता है। आर्थिक विकास को जान लेने के बाद अब आप यह भी जान ले कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है ना। अब हम लोग जानेंगे आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है ना। सामान्यतः आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। अगर बात करें तो सामान्यतः आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कहीं अगर हमें आर्थिक विकास लिखना है तो उसी शब्द के उसके बदले कहीं आर्थिक वृद्धि भी लिख सकते हैं, लिखा जाता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन इधर अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा है। लेकिन इधर आके क्या हो रहा है, अर्थशास्त्रियों के बीच इस दोनों का आर्थिक विकास और आर्थिक क्रिया के बीच अंतर होने लगा है। श्रीमती उर्सला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है ना। जो वृद्धि शब्द है, ग्रोथ शब्द है, इसका जो प्रयोग है वो विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, ठीक है। जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जा सकता है। अब यहाँ पर दो बात समझिए थोड़ा, विकसित और विकासशील। तो विकसित देश वैसे देश को कहते हैं जो जिसका विकास पहले से ही बहुत अच्छा है, जिसका प्रति व्यक्ति आय अच्छा होता है, जिसका प्रति व्यक्ति आय अच्छा होता है उस देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। और जो कि विकास की राह पर चल चुका है, जिसका कि विकसित वाले से कम क्या होता है प्रति व्यक्ति आय होता है, वैसे देश को हम लोग विकासशील देश कहते हैं। जैसे अमेरिका, चीन, ये सब विकसित देश है और हमारा भारत जो देश है वो क्या है, विकासशील है। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। डॉक्टर ब्राइट सी ने भी लिखा है कि ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जा सकता है ना। तो मुख्य रूप से आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर नहीं है, पहले नहीं माना जाता था, लेकिन अभी के अर्थशास्त्रियों ने इसे क्या कहा कि आर्थिक जो वृद्धि शब्द है वो विकसित देशों के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि अधिक विकास शब्द जो है वो विकासशील देशों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। आइए, हमारी सतत विकास, ठीक है। आज इसके बाद हम लोग किस में टॉपिक में आ गए हैं, सतत विकास क्या है ना। तो देखिए आज प्राकृतिक साधनों जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य का प्रकाश आदि का इसी तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक साधनों से वंचित होना पड़ेगा ना। अगर जैसे कि जल, वन, सूर्य का प्रकाश सभी का जिस प्रकार से अभी यूज हो रहा है, तो इसी प्रकार अगर कोयला, गैस, पेट्रोलियम का यूज होता रहा है तो आने वाला जो पीढ़ी है उसको इस सब से क्या होना पड़ेगा, वंचित होना पड़ेगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीक ने पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। जो वर्तमान में उत्पादन के तकनीक है वो पर्यावरण के प्रदूषण को क्या, गंभीर समस्या को जन्म दिया है। अनेक उत्पादन क्रियाएं जल, वायु एवं भूमि को प्रदूषित कर रही है, जो आज एक चिंता का विषय है। इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को
जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता ना, इसे उचित नहीं कहा जा सकता। इसके विकल्प के रूप में सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ ना। इसके बाद अच्छा, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है क्या होता है, तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो सतत विकास क्या है, ऐसा विकास जो जारी रह सके साथ में टिकाऊ भी बना रहे ना। तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, जो टिकाऊ बना रहे ना, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान मतलब अभी की पीढ़ी बल्कि भावी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास की वह प्रक्रिया, कौन सा आयोग था, ब्रुंडलैंड आयोग ने बताया सतत विकास के बारे में बताया कि क्या, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जा सकती है ना। कि ब्रुंडलैंड आयोग जो है वो सतत विकास के बारे में क्या बताया कि विकास की वह प्रक्रिया ना या वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं, जो अभी की आवश्यकताएं है ना, आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता मतलब बिना जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसकी क्षमता योग्यताओं से समझौता किए बिना पूरी की जा सकती है। इसी प्रकार है क्या कि इस तरह मेडिसन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो देखिए वहां हम लोग क्या पढ़े थे कि वृद्धि जो है वो विकसित देशों के संबंध में यूज किया जाता है और विकास जो है वो विकासशील देशों के संबंध में यूज किया जाता है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह कौन, मेडिसन ना नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाता है ना, का सूचक होता है, जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो इस प्रकार से भी हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बारे में समझ सकते हैं कि धनी देशों में आय का जो बढ़ता हुआ स्तर है उसको हम लोग आर्थिक वृद्धि कहेंगे, वही गरीब देशों में जो आय का बढ़ता हुआ स्तर है उसको हम लोग आर्थिक विकास कह सकते हैं। जहां तक आर्थिक प्रगति की बात है, यह एक व्यापक शब्द है, इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल रहते हैं। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है ना। प्रायः क्या, अगर आर्थिक प्रगति ना, आर्थिक प्रगति के स्थान पर हम लोग आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं ना। आर्थिक प्रगति को किस किस शब्द के जगह आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं ना। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ भी निहित है ना। विकास शब्द में क्या है कि वृद्धि शब्द का भी अर्थ निहित है। अतः आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई खास अंतर नहीं है ना। तो आप समझ गए होइएगा कि आर्थिक विकास का है या आर्थिक वृद्धि का है या आर्थिक प्रगति का है, इस तीनों में कोई अंतर नहीं होता है ना, अंतर नहीं है। इन तीनों को व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है। इस तीनों को आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति तीनों को व्यवहार में एक ही जैसा समझा जा सकता है। प्रोफेसर लेविस की भी यही राय है ना। अब आप आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है ना। तो आर्थिक नियोजन के बारे में आइए जानते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है ना। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है, तो एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित, पहले से निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित
समन्वय एवं उपयोग करना है। भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है ना, आर्थिक विकास का योजना बनाता है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इस बार के एग्जाम में यही प्रश्न आया था कि भारत में जो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, इसी पाठ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बस इसी बुक को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जरूर यहाँ से एक एक प्रश्न यहीं से आता है। इसके पाठ पढ़ाने के बाद हम आप लोगों को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए, योजना आयोग का जो कब हुआ गठन, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे ना। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो जो प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष, मतलब कि जो प्रधानमंत्री के पद पर होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं ना। और अभी वर्तमान में भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पर अभी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं होगा, कौन हो जाएगा, मोदी जी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो मनमोहन सिंह तो 2014 से पहले थे, किताब भी पहले का है इसलिए ऐसा है। ठीक है, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है भारत के, तो नरेंद्र मोदी जी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अभी अगर पूछा जाए कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। अर्थात भारत अभी तक अपनी 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरी कर चुका है तथा अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी ना। मतलब भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुआ वो कब से कब तक, तो 1951 से 1956 तक हुआ। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है ना। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में जो है आर्थिक विकास का श्रेय किसे, नियोजन को दिया जा सकता है। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, कृषि एवं उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। भारत में नियोजन को एक तालिका के द्वारा आप समझ सकते हो। उससे पहले इधर देख लीजिए क्या है आर्थिक नियोजन का अर्थ ना। आर्थिक नियोजन का क्या है अर्थ है, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है ना। तो आर्थिक नियोजन, इसके बाद आइए यहां देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आयोग के अध्यक्ष पदेन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है जिसकी सहायता के लिए आयोग के 8 सदस्य होते हैं ना। योजना आयोग में कितने सदस्य, तो 8 सदस्य होता है। अब इसको हम लोग जो भारत में नियोजन को हम लोग समझ सकते हैं तालिका से ना। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, इस समय दिया हुआ है योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, 1956 से 1961। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।